तो दोस्तों जैसा कि हमने कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ा है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में भी एक कैटेगरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, और वो कैटेगरी हमारे सामने है। मैं लगातार आपको नहीं ना तो यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ कि साहब ये करना, मैं सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूएशन पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, तो वही आप ध्यान रखिएगा। तो हम आज पढ़ेंगे एमाइड में नायलॉन 6,6। आखिरकार ये नायलॉन में 6 क्यों आया है? क्या जरूरत पड़ गई 6 लगाने की? नायलॉन नाम कहाँ से आया है? ये नाम क्यों बना? बताऊंगा आपको, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि सभी लोग आसानी से इस पॉलीमर चैप्टर को पढ़ सकें। तो बात कर लेते हैं नायलॉन 6 की। ये बनता कैसे? नायलॉन जो बना है, इसकी मोनोमर यूनिट्स क्या है पहले मैं आपको बता दूं। मोनोमर यूनिट इसकी है सबसे पहली हेक्सामिथाइलिन और डाईएमीन। तो एक तो इसकी मोनोमर हो गई आपकी मिथाइलिन डाईएमीन, ये इसकी मोनोमर हो गई। तो इसके हम एन मॉलिक्यूल ले लेते हैं हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन के। अब इसके बाद इसमें लेते हैं हम लोग एडिपिक एसिड। कौन सा एसिड लेते हैं बेटा? एडिपिक एसिड ले लेते हैं। और एडिपिक एसिड का फार्मूला ये होता है, ये 2 C डबल हो जाते, बीच में CH2 होता है, इसका नाम है एडिपिक एसिड। तो अब इन दोनों को, इसके भी एन मॉलिक्यूल लिए होंगे, इन दोनों को जब कंडेंस कराएंगे, तो जैसे ही कंडेंस कराएंगे तो यहाँ से NOH है तो NH है तो -NH2 निकल जाएगा, सिंपल। अब आप इसको जोड़ दीजिए, लंबी चेन तैयार हो जाएगी। इधर भी जुड़ेगा, इधर एडिपिक एसिड, उधर हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन जुड़ेगा, लंबी चेन तैयार हो जाएगी। अब लंबी चेन जब तैयार हो जाएगी तो भैया ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ पर CH2 आ गया और इसका होल 6 कर दीजिए, यहाँ पर NH आ गया, यहाँ पर CO आ गया, यहाँ पर CH2 का होल 4 आ गया, यहाँ पर CO आ गया और ये होल N। अब इसका नाम है नायलॉन 6,6। ये इसमें एमाइड भी होता है, ये CONH बॉन्ड है ना, तो ये एमाइड बॉन्ड भी कहलाता है। एमाइड पेप्टाइड बॉन्ड जैसे तुमने सुना होगा, वैसे ये एमाइड बॉन्ड है, तो ये एमाइड कैटेगरी में होता है। तो अब बच्चों क्वेश्चन मन में ये चल रहा है कि यार ये साला नायलॉन में 6 क्यों आया, नायलॉन ही क्यों रखा गया नाम? तो भैया आपको मैं बता दूं कि N से होता है न्यू और Y से होता है यॉर्क, तो क्या हो गया बेटा? न्यूयॉर्क। यानी जो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट न्यूयॉर्क को बिलोंग करता था और दूसरा लंदन को बिलोंग करता था, और दोनों कैसे थे? ऐसी बात नहीं है, वैसे नहीं थे जैसा आप सोच रहे हैं। ये 6 और 6 यूनिट जो आई है वो 6 कार्बन यूनिट, भाई 6 ये 4 और 2 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, यानी 6 कार्बन एटम्स की यूनिट बार बार रिपीट होती हैं। 6 कार्बन की यूनिट दोनों में है। बोथ द मोनोमर्स कंटेन यूनिट्स ऑफ 6 कार्बन एटम, इधर भी है उधर भी है, ये बार बार रिपीट होती हैं, तो इसलिए यहाँ 6,6 लगा दिया। जो आप सोच रहे हैं कि दोनों साइंटिस्ट, एक न्यूयॉर्क का था एक लंदन का था, दोनों कैसे थे? वैसे नहीं थे जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ये 6 और 6 कहाँ से आया हुआ है? 6 और 6 आया हुआ है इसमें मोनोमर की यूनिट में जो 6 यूज हुआ। तो नाम आपने जान लिया कि आखिरकार दोनों साइंटिस्ट कहाँ के थे, दोनों ने 6 क्यों लगाया, ये भी आपने जान लिया है। और आपने जान लिया कि नायलॉन होता क्या। अब हम आपको ये बता दें कि नायलॉन का यूज, जैसे नायलॉन के मोजे, धागे, आपने देखा होगा सॉक्स भी बनते हैं नायलॉन के, है ना, नायलॉन के थ्रेड भी बन के आते हैं, नायलॉन की रस्सी बन के आती है। तो नायलॉन के बहुत सारे आपने शीट भी देखी होंगी, है ना, जो नायलॉन क्या कहते हैं आपका, जो चारपाई, फोल्डिंग चारपाई बिनने वाली, वो भी नायलॉन की भी आती है। नायलॉन के टायर भी आने लगे हैं अब तो नायलॉन की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो नायलॉन का रोल, नायलॉन का यूज़, नायलॉन 6 होता क्या है, ये मैंने आप तक पहुंचा दिया है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि वो भी जान सकें कि नायलॉन में आखिरकार नाम नायलॉन क्यों हुआ और 6 क्यों आया। और आज एक ऐसी प्लास्टिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो बहुत हार्ड होती है, जिसको अपनी जैसी मनचाही शेप में चेंज करने की कोशिश करें तो नहीं होगी, और वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंडर में आती है एक प्लास्टिक जिसका नाम है बेकेलाइट। ये बेकेलाइट का आपने यूज़ देखा होगा, पहले मैं आज इसके यूज़ ही बता देता हूँ, बाद में इसकी प्रिपरेशन बताऊँ। इसका यूज़ कुकर के हैंडल बनाने में करते हैं। देखा होगा कुकर का हैंडल भैया टूट गया तो नया ही पड़ेगा,
ये नहीं कि आप फेविक्विक से गर्म करके चिपको लो, काम चला लो, नहीं चलने वाला। अगर इलेक्ट्रिकल स्विचेस ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं, तो वो ये नहीं कि जोड़ के गर्म करके लगा तुमने उसमें गर्म करा पेचकस से और जोड़ दिया, ये सब पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएंगे। इसको नया लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो डिज़ायर्ड शेप होती है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये खास बात है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो उसमें बेकेलाइट आती है, और बेकेलाइट का मोनोमर जो होता है, एक तो आपको बता दें फिनॉल होता है, ये मैंने फिनॉल लिया, और ये मैंने एन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा फिनॉल का। अब नाम यहाँ लिखने की ज़रूरत मुझे पड़ नहीं रही, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के एन मॉलिक्यूल ले लिए भैया। अब दोनों को जब पॉलीमराइज़ कराया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो भैया ये CH2 यहाँ लाओ, इसके मुंह में ठोक दो लाग बेंजीन के, है ना। ये बेंजीन पकड़ो और बेंजीन के बगल में दबा दो लाके से। यहाँ बगल में क्या दबाया मैंने, CH2 दबाया। इसका O इसी का H इसके मुंह में डाल दो ले जाके, तो ये बन गया आर्थो। और साथ में बन जाता है इसी का पैरा, क्योंकि आर्थो भी बनाना है, एक पैरा भी बनाना है। एक बगल में दबाओ, एक पैरों में दबा दो ले जाकर भैया। तो अब इस वाले मैंने बगल में दबाया, इसमें पैरों में दबा दे रहा हूँ। तो ये बन गया आपका एक कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड मैंने उठाया, पहला वाला कंपाउंड उठाया और इसको मैंने करा दिया पॉलीमराइज, यानी ये मैंने OH लिया, यहाँ CH2OH लिया, इसके N मॉलिक्यूल लिए, और जब इसको मैंने पॉलीमराइज कराया तो इसको यहाँ पॉलीमराइजेशन ना लिखिएगा, यहाँ पर N मॉलिक्यूल इसमें जोड़िएगा, और ये प्रोडक्ट में इसमें N मॉलिक्यूल लोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे। पॉलीमराइजेशन तो ये भी है, लेकिन मेन जो पॉलीमराइजेशन की स्टेप है वो यहीं पर आएगी। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ OH लिख देंगे, यहाँ CH2, अब इसके आगे भी ये वाला OH होगा, नेक्स्ट बेंजीन होगी, तो नेक्स्ट बेंजीन में ऐसे करके जोड़ देना, इसकी बैक साइड में जोड़ देना, यहाँ फिर OH आ जाएगा, यहाँ फिर CH2 एंड कंटिन्यू हो जाएगा, और ऐसे करके आपको एक लंबी सी चेन मिलती चली जाएगी, जिसका नाम होगा नोवालैक। नोवोलैक के नाम से जानी जाती है, नोवोलैक के नाम से जानी जाती है। अब ये नोवोलैक क्या करेगी, ये और इसका मॉलिक्यूल का भी ऐसे पॉलीमर बनेगा, लंबा से नीचे से ला के ऐसे जोड़ देना। कैसे, अब इसका पॉलीमराइजेशन करा दें, तो अब इसको हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं पॉलीमराइज, यहाँ एरो हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं पॉलीमराइजेशन। इसका जैसे ही पॉलीमराइजेशन कराऊंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा, थोड़ा छोटा लिखूंगा, समझ में आएगा, आपको ज़रूर आएगा। ये पहले मैं ऊपर वाली लेयर लिख रहा हूँ, ज़रा आप गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं 3 बेंजीन ऊपर लगा रहा हूँ, आप बहुत सारी बेंजीन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा एरो और करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पॉलीमराइज लिख देता हूँ, पॉलीमराइजेशन लिख देना आप लोग, और फिर बेंजीन लगा दिया मैंने ऐसे करके, ये बेंजीन लगा दिया, फिर आगे ऐसे करके CH2 पे छोड़ा, फिर इधर भी लाके मैं CH2 पे ही छोड़ सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ इसको। यहाँ पर बीच में ऐसे करके CH2 जोड़ देना, यहाँ पर भी CH2 जोड़ देना। बनाने का तरीका बच्चों सीख लो, काम बहुत आएगा। ऐसे करके यहाँ पर भी मैंने ऐसे बनाया है ना। यहाँ पर CH2 फिर लगाया, नीचे OH लगाया। अब एक बार पुरानी जो NCERT किताबें हैं उनमें थोड़ा सा मिस्टेक आ गई है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि NCERT में कोई गलती नहीं हो सकती है, NCERT की ये मिस्टेक अब नई में नहीं है, फिलहाल पुरानी में थी, वो मैंने लेटर लिखा था NCERT को और इम्प्रूव करवा दी है, तो इसलिए आप घबराइए बिल्कुल नहीं, NCERT में भी अभी सही हो चुकी है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है बेकेलाइट। ये बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट जो है ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, आपस में क्रॉस लिंकिंग हुई है, और क्रॉस लिंकिंग की वजह से जब कहीं क्रॉस लिंकिंग होती है मजबूती बहुत आ जाती है, तो ये मजबूत बहुत होती है, ये टूटती नहीं, सिर में मार दो सिर फूट जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं टूटेगी। तो उसी कैटेगरी की है बेकेलाइट। तो इस बेकेलाइट का यूजेस मैंने पहले ही बता दिया, इसकी प्रिपरेशन बता दी, बहुत सिंपल तरीके से आप आराम से लिख लीजिए, देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। हम लोग अब पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा मेलामाइन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में खूब क्वेश्चन इस पे आ जाता है, पूछा जाता है कि मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता क्या है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि मेलामाइन क्या होता है, तो आप पहले तो ये बेंजीन बना लीजिएगा, ये ऐसे करके बेंजीन बना लें। जब ये बेंजीन आप बना लें तो यहाँ पर एक एन लगा देना, एक एन यहाँ लगा देना, एक एन यहाँ लगा देना, इनको आप आपस में कनेक्ट ऐसे पूरा कर देना, या ऐसा करिए आप पूरा बेंजीन पहले बना लीजिए ऐसे करके, दिक्कत ना हो आपको, ऐसे बेंजीन बना लीजिए। यहाँ मिटाइए, एन लगा दीजिए, यहाँ पेन से बनाएंगे ध्यान रखिएगा, एन मैं मार्कर से बना रहा हूँ, यहाँ पर आप NH2 लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी NH2 लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी आप NH2 लगा देना, अल्टरनेट बॉन्ड जैसे चाहे वैसे लगा देना, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर है। अब ये क्या है, ये मैंने मेलामाइन लिया, क्या है बेटा, मेलामाइन, नाम ही बड़ा अजीब सा है इसका। फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल से, जब फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से आप इसको कंडेंस कराएंगे, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड,
इस फॉर्मेल्डिहाइड के n मॉलिक्यूल, इसके भी n मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। कंडेंस कराएंगे तो ये H देखो यहाँ पर, ये NHCH2 इसी का H इसमें जुड़ेगा। तो हमारा पहला जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होना चाहिए, यहाँ पर मैं N लगा देता हूँ जो उसमें लगा था, यहाँ पर भी N लगा देता हूँ, यहाँ पर भी N लगा देता हूँ। यहाँ पर तो NH हो जाएगा, ये CH2OH हो जाएगा। आगे इधर NH2 पहले ऑलरेडी था, इधर भी NH2 ऑलरेडी था। अब इस तरीके से ये हमारा इंटरमीडिएट तैयार हो गया। इसे हम लोग बोल सकते हैं रेजिन, इंटरमीडिएट रेजिन बोल सकते हैं। और इसको जब पॉलीमेराइज कराएंगे आप, इसको पॉलीमेराइज जब कराएंगे तो लंबी चेन कंटिन्यू हो जाएगी, इधर भी इधर भी, यानी चारों तरफ से क्रॉस लिंकिंग बहुत मजबूत बनने वाली है। तो ये क्रॉस लिंकिंग बहुत बढ़िया बना दीजिएगा जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाए। यानी करना क्या है आपको, इधर NH और CH2 मतलब आगे OH और इसका H मतलब वाटर निकल चुका होगा। यहाँ पर भी आप इधर NH पे ला के छोड़ दीजिएगा, इधर भी NH पर ही ला के छोड़नी पड़ेगी। आगे कंटिन्यू कर देना। ये बन गया आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो ये बना हुआ है। ये पॉलीमर जो बना है इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब। आपने देखा होगा कि आप बारात में गए, बढ़िया से प्लेट में खाना खाया और ये प्लेट में खाना खा रहा हूँ और उठा के प्लेट ऐसे करके फेंक दी, तो ये प्लेट टूटती क्यों नहीं है? रीज़न क्या है इस प्लेट के न टूटने का? ये एक क्रॉस लिंक पॉलीमर से बनी हुई है। इसे आप ऐसे फेंक देंगे तब भी ये नहीं टूटने वाली। कारण ये कि इट इज़ मेड अप ऑफ क्रॉस लिंक्ड मेलामाइन पॉलीमर। क्रॉस लिंकिंग भी देख रहे हैं जनाब, इधर से भी है, इधर से भी, अरे चारों तरफ से किसी पकड़ लो, हिले कहाँ पर से भैया? तो ये कहीं से भी नहीं हिलने वाला, इतना मजबूत है। इसलिए क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नेम द पॉलीमर विच इज़ यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी, यानी कि न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने में कौन से पॉलीमर का यूज़ होता है? तो वो पॉलीमर आपके सामने है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और तैयारी को बढ़िया मेंटेन करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि आप बस ऐसे स्कैन कर रहे हैं। बच्चों की आदत नहीं अधिकतर स्कैन करने की, फ़ोटो खींचने की। फ़ोटो मत खींचिए, लिख करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, तब आपको आएगा और यही आपको नंबर दिलाएगा। यही आपको कंपटीशन में एग्ज़ाम हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आप अपनी तैयारी भरपूर रखें, क्योंकि फ्यूचर में केवल 12th ही नहीं करना है, आगे भी बढ़ना है भाई। क्या केवल 12th करके काम चल जाएगा? अगर 12th करके काम चलता होता तो भाई सब 12th करके ही बन गए होते। इसलिए फ्यूचर में अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो तैयारी बरकरार रखिए। केवल के साथ पॉलीमर्स चैप्टर का, पॉलीमर चैप्टर में लास्ट टॉपिक क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता क्या? नाम आखिरकार आया क्यों बायोडिग्रेडेबल? ऐसा पॉलीमर जो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस इनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, ऐसे पॉलीमर को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो वो पॉलीमर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन फ्री कर दें और एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय हो जाएं, कौन? जो पॉलीमर डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो पॉलीमर हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होते हैं। ऐसे को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में जो फेमस एग्जाम्पल है वो है PHBOB। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में जो एग्जाम्पल फेमस हुआ है वो एग्जाम्पल कौन सा है? PHBB। पॉली नाम आपको बताते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लिख लीजिए। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, कुछ में ब्यूटारेट भी लिखा है, ब्यूटारेट लिखे। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये इसकी फुल फॉर्म है ना? फुल फॉर्म ही आपको इतनी लंबी दिख रही होगी। तो ये PHBB याद रखिए। ये PHBB एक ऐसा पॉलीमर है जो बन जाता है, दो इसके मोनोमर हैं। दोनों मोनोमर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मोनोमर है। मोनोमर ध्यान रखिएगा, एक मोनोमर है इसका, यहाँ लिया हमने CH2COOH, ऐसे लिखता हूँ मैं, है ना? और यहाँ पर मैंने CH, यहाँ पर आपका OH लिया और यहाँ नीचे CH3। अब इसका नाम लिखना चाहें तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक ना लिख देना, ब्यूटेनोइक एसिड लिखना, ठीक है? अब इसको मैंने कंडेंस करा दिया
फिर लिया OH, फिर यहाँ CH। अब कि यहाँ पर मैंने C2H5 लटका दिया, यहाँ CH3 लटका है, यहाँ C2H5, बाकी एज यूजुअल कॉपी कर दिया। तो अब आपको दिमाग बच्चों ये लिखना है, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, उसका पेंटेनोइक हो जाएगा। तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब इनके भी N लेने हैं भैया, और इनके भी N लेने हैं, इनके N मॉलिक्यूल लेने हैं। यहाँ से उठाइए और ऐसे करके H2O नोच लीजिए। अब H2O जब इसमें से निकाल लिया आपने तो कंडेंस हो गया। अब यहाँ पर O ऐसे बचेगा, यहाँ आपका CH, यहाँ CH3 बचेगा, यहाँ CH2 बचेगा, यहाँ O बचेगा, यहाँ O बचेगा, यहाँ CH, यहाँ C2H5, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CO बचेगा, और ये ऐसे करके होल N हो जाएगा। तो ये बन गया आपका PHBB। ये PHBB जो बना है, PHBB जो बना है, ये PHBB एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, और ये पॉलीमर हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये पॉलीमर कैसे बना है, इसकी मोनोमर कौन सी है, इसकी मोनोमर यूनिट का नाम ध्यान रखिएगा, तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये हमारा था पूरा टॉपिक, कौन सा, पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स में बहुत सारे पॉलीमर्स मैंने आपको बताया, इनका क्लासिफिकेशन बताया, इनको ध्यान से पढ़ते रहिए, है ना, याद करते रहिए, आपको बहुत ही काम आएंगे, आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे ये। तो जब तक आप इनको पढ़िए, उसके बाद मैं आपको ईथीन की आपको बताई थी प्रिपरेशंस। तो ईथीन की प्रिपरेशंस, ईथीन के यूजेस आपको बता दिए थे। पॉलीमर्स में हमें केवल प्रिपरेशंस ही पढ़नी है, इसमें यूजेस का बहुत रोल है कि कहाँ इसका यूज़ होता है, वो आपको बतानी है मुझे। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि इनके मोनोमर यूनिट्स भी आप ध्यान रखिएगा कि मोनोमर यूनिट्स क्या होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग आज पढ़ लेते हैं अपनी छोटी सी इस वीडियो में कि पॉलीस्टीरीन क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन। तो ये पॉलीस्टाइरीन नाम ही बता रहा है कि स्टाइरीन का पॉलीमर रहा होगा, यानी स्टाइरीन अब क्या होता है, ये क्वेश्चन मन में आ जाता है। तो स्टाइरीन होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये कहलाता है स्टाइरीन कहलाता है। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें बच्चों तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ रही नहीं आपके बात, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है स्टाइरीन। इसके अगर N मॉलिक्यूल लिए जाएं और इसको हम लोग पॉलीमेराइज करा दें हाई टेम्परेचर, एरो पे आप केवल पॉलीमेराइजेशन लिख दिया करें, सफिशियंट हो जाएगा, पॉलीमेराइजेशन लिख देंगे तो इसके N मॉलिक्यूल्स। अब हम कैसे लिखें इसको जो बेटर हो जाए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH नीचे आप C6H5 लगा दीजिए, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ ऐसे कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और होल N हो जाएगा। इसका नाम है स्टाइरीन। तो जो आगे बनने वाला प्रोडक्ट है वो आपका बन जाता है पॉलीस्टाइरीन। ये पॉलीस्टाइरीन आपने, मैं आपको बता दूं कि पॉलीस्टाइरीन आपने, जब मैं छोटा था, आप भी छोटे रहे होंगे, तो जब उस समय ये जो पॉलिस्टर का एक कपड़ा आया करता था, ये पॉलिस्टर के नाम से बड़ा फेमस था कि नहीं साहब हम तो पॉलिस्टर का ही कपड़ा बनवाएंगे, पॉलिस्टर की शर्ट लाएंगे। तो ये पॉलिस्टर वही चीज़ है, वो पॉलिस्टरीन जिसे हम लोग बोलते हैं, यही पॉलिस्टर के नाम से बहुत थिन होता है, ये बहुत लाइट वेट होता है। और अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो बच्चों बिल्कुल ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। आप नीचे बेंजीन बहनजी को लटका दीजिए और ऊपर ऐसे CH हो गया, आगे सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, होल N कर दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम मेथड हो जाएगा। इसके N मॉलिक्यूल ले लिए तो सेम मेथड है। इसका आप रोल क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका आपको यूज़ बता देते हैं कि इसका यूज़ जो है वो, जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स बनाने के, हॉट ड्रिंक्स की बोतल्स बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं, ट्वाइस हाउस होल्ड मटेरियल बहुत सारे बनाने में यूज़ कर सकते हैं, थिन फॉइल यानी कि जैसे आपने देखा होगा बहुत लाइट वेटेड कपड़े जो होते हैं वो बनाने में यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स की जो लेयर होती है ऊपर वाली वो बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके यूजेस जनरली आप प्लीज़ एक बार बुक से ज़रूर कंसिडर करिएगा, क्योंकि यूजेस में हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप पॉलिस्टरीन के आसानी से प्रिपरेशन समझ गए होंगे और इसके यूजेस क्या हैं ये भी आपने जानकारी आज की इस वीडियो में ले लिया होगा। तो इसी के कंटिन्यूशन में छोटी छोटी क्लिपिंग आपको देता रहूँगा लगातार कि क्या यूजेस हैं इसके और क्या इसकी प्रिपरेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्यूना एस रबर क्या होती है, नेचुरल रबर क्या होती है, ये दोनों वीडियो में एक साथ लेकर के आऊँगा। तो जब तक आप इसको पढ़िए और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में
छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको देखने में भी इंटरेस्ट लगे, आप आसानी से देख भी लें और समझ भी लें, इसलिए मैं छोटी क्लिपिंग दे रहा हूँ आपको। तो अब आप वेट करिए ब्यूना एस रबर और नेचुरल रबर का। थैंक यू, गुड डे।